दोस्तों, यदि वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो या ऑलरेडी आपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कोई परचेस की हुई या फिर उनको गिफ्ट देना चाहते हो, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में बात करेंगे बेसिक 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि सर जो हमारा उद्देश्य है वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करने का या उनको गिफ्ट देने का वो परिपूर्ण हो पाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हृदय से स्वागत सर आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्स सारथी में। दोस्तों, लोग वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं कई सारे रीजन से कि कई बार कई सारे स्टेट के अंदर 1% से लेकर 2% तक स्टैंप ड्यूटी में सर एग्जॉप्शन मिल जाता है, यानी सर कुछ हद तक स्टैंप ड्यूटी सेव हो जाती है। कई बार रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर लोन की प्रोसेसिंग फीस या फिर इवन सर इंटरेस्ट रेट या सब्सिडी में भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाए, उसके कारण भी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस किया जाता है। कई बार सर लीगल प्रोटेक्शन के लिए वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस किया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन यानी सर कि हस्बैंड के नाम पे कई सारी लायबिलिटी है, पर्सनल गारंटी दी हुई है कई जगह पे, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है या कुछ ऐसे बिजनेस के अंदर है जहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स से लेकर लोन का रिस्क है, जहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। कई बार इसके अलावा सर टैक्स प्लानिंग के एंगल से कि भाई हस्बैंड का बहुत सारी इनकम है, हाई टैक्स स्लैब में है, वाइफ की कोई इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेस किया जाता है ताकि कुछ हद तक टैक्स सेविंग हो जाए। कई बार दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग के एंगल से भी कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी रहेगी ताकि वो बाद में जाकर उसको बेचकर जो भी पैसा आता है उसकी एफडी बनाकर अपना गुजारा कर पाएगी। तो दोस्तों ऐसे कई सारे दूसरे रीजन भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हम वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे जैसा मैंने बताया बात करूंगा, 2 बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर भी बात करूंगा जो कुछ समय पहले का ही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ टैक्स प्लानिंग। यदि आप टैक्स प्लानिंग के एंगल से वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या फिर उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पाउस के केस में इवन माइनर चाइल्ड या फिर एचयूएफ या इवन डॉटर इन लॉ, ये चारों केस के अंदर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अब क्लबिंग क्या होता है सर? यदि आप टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन के मकसद से अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या इवन उसके नाम पे भी परचेस कर रहे हो, तो वहां पे जो भी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होगी वो अल्टीमेटली घुमा फिरा के सर आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। यानी टैक्स प्लानिंग के एंगल से आपने प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे भले ही परचेस की हो, पर यदि आगे जाके केस खुलता है सर, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी इनकम आपने वाइफ के हैंड में भले ही टैक्सेबल दिखाई, वो ऑफिसर चाहे तो आपके हाथ में क्लबिंग के प्रोविजन लगाकर आपके हाथ में वो इनकम जोड़ के जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपसे वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। यदि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या उनकी इनकम है ही नहीं या है तो बहुत नॉमिनल इनकम है, रिटर्न में आपने दिखाई भी है पर नॉमिनल इनकम दिखाई है, वो इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है जिनसे आप प्रूव कर सको कि भाई वाइफ ने जो प्रॉपर्टी परचेस की है वो अपनी इनकम से या अपने सोर्स से खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको प्लानिंग के साथ, यदि आप वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात करूं तो जहां पे हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस की, ये एंगल से कि भाई बाद में जाकर मेरी वाइफ को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो बाद में उसका जो भी करना है वो कर पाएगी, बेचना हो तो बेच भी पाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा सर, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस की, बाद में उनकी डेथ हो गई, वाइफ ने वो प्रॉपर्टी बेचना चाहा, लेकिन दोस्तों बच्चे इसके खिलाफ कोर्ट में गए और वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ बेच नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड ने प्रॉपर्टी जो खरीदी है वाइफ के नाम से उसको जॉइंट प्रॉपर्टी क्यों न माना जाए। दोस्तों यहाँ पे ये चीज दलील में ये दिया गया कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वाइफ की अपनी कोई इनकम नहीं है, उसके पास ना इतनी सोर्स ऑफ मनी है ना, या फिर ना उसके पास इतना कोई बैक सपोर्ट है, कोई पुराना उनके पास मनी या इतना इनकम है या इवन फंडिंग है
जिनसे वो प्रॉपर्टी परचेस कर पाए अपने नाम से। तो ये प्रॉपर्टी हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे खरीदी है, कुछ टैक्स बेनिफिट या फिर कुछ और एंगल से, पर इसको जॉइंट प्रॉपर्टी मानना चाहिए, ये बच्चों का कहना था। और जॉइंट प्रॉपर्टी मानते हुए बच्चों ने कहा कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा भी इक्वल राइट बनता है, यानी क्यों ना इसको फैमिली प्रॉपर्टी माना जाए और बच्चों को भी इस प्रॉपर्टी में राइट दिया जाए, मदर को बेचने से रोका जाए। और दोस्तों हुआ भी इस केस के अंदर कुछ ऐसा ही, यहाँ पे ये कोर्ट ने मदर को प्रॉपर्टी बेचने से रोका। तो दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड को करना क्या चाहिए? भले ही उसने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस की, बाद में यदि विल बनवा लेते तो बेटर रहता, विल में ये प्रॉपर्टी मेंशन कर लेते, या फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से, यदि टैक्स प्लानिंग के एंगल से वो वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो जरूरत पड़ने पर हस्बैंड अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करता, बाद में गिफ्ट डीड के माध्यम से वाइफ को दे देता वो प्रॉपर्टी, या फिर इवन विल के माध्यम से प्रॉपर्टी वाइफ को देते, तो इनसे बेटर पोजीशन रहता। तो दोस्तों मैंने बात की, दो बेसिक चीज का ध्यान रखना है, यदि वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो गिफ्ट डीड या विल के माध्यम से करोगे तो बेटर रहेगा। यदि वाइफ के नाम पे सर प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो वहां पे गिफ्ट डीड बनवा लीजिए, या फिर कोशिश पहले ये कीजिए आपके नाम से प्रॉपर्टी परचेस कीजिए, बाद में गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कीजिए। या फिर टैक्स प्लानिंग के एंगल से कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉपर वे में बेसिक प्लानिंग करके चलिए, जहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन से बचा जा सके। इसके अलावा सर हो सके तो एक विल कर लीजिए, यदि आपने फाइनेंस आपने किया है, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे परचेस की है, तो सर एक विल बनवा लीजिए, ताकि आगे जाके इस तरह के डिस्प्यूट से बचा जा सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।